हेलो दोस्तों, कल हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके थे अपना फर्स्ट पार्ट। हमने पढ़ा ज्योग्राफी में प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर 5 जो था प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, आखेट और संग्रहण क्या है। आपको मैंने बताया कृषि किसे कहते हैं, जनसंख्या कृषि करती कैसे है। फिर हम आए थे पशुपालन पर, जिसमें मैंने आपको बताया चलवासी पशुपालन कौन होते हैं और वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गया था। फिर हम आए थे कृषि पर। कृषि को हमने बांट कर देखा था। पहली कृषि हमने पढ़ी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के भी दो भाग थे, एक थी आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी थी गहन निर्वाह कृषि। फिर हमने गहन निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा था, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। आज हम कृषि के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। देखो आपको चैप्टर जो था ये चैप्टर 5 था, प्राथमिक क्रियाएं। आपका जो चैप्टर था वो प्राथमिक क्रियाएं थे। आज हम पढ़ रहे हैं कृषि का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रोपण कृषि। ये देखिए रोपण कृषि होता क्या है। आपने रोपण कृषि के बारे में देखा होगा। देखिए जो आपकी चाय है, चाय, कॉफी, अनानास, अनानास तो सुना ही होगा, अनानास हो गया आपका। और आप देखोगे कॉक होती है आपकी, एक कोको भी होती है आपकी, रबड़ होती है, रबड़ के साथ आप मान के चलिए आप केला है। ये सारी फसलें रोपण कृषि की हैं। आपको पेपर में एग्जांपल देखा जाएगा इनमें से कौन सी रोपण कृषि नहीं है, तो आपको ये याद रखना है चाय, कॉफी, अनानास, कोको, रबड़, केला ये सारी रोपण कृषि हैं, रोपण कृषि हैं। ये देखिए ये रोपण कृषि आपने देखा होगा, चाय के बागान, कॉफी का बागान, ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में होते हैं। यानी रोपण कृषि के लिए आपको एक बहुत बड़ा फार्म बनाना पड़ता है। ये आपने एक बहुत बड़ा फार्म बना लिया। इस फार्म में क्या करते हैं, एक समय में केवल एक ही प्रकार की खेती की जाती है। आप समझ जाइए, ऐसा नहीं है कि चाय के साथ उन्होंने अनानास भी बो दिया, केले भी बो दिया, ऐसा नहीं है। एक समय में केवल एक प्रकार की ही विशेष खेती की जाती है। यानी एक समय में विशेष प्रकार से एक प्रकार की खेती की जाती है रोपण कृषि में। आप समझिए, देखिए बहुत बड़ा फार्म बनाना पड़ रहा है, एक प्रकार की कृषि की जा रही है। अब देखिए कृषि करने के लिए, बागान लगाने के लिए आपको वैज्ञानिक पद्धति देखनी पड़ेगी। यानी फसलों को कितना हमें रसायन उर्वरक देने पड़ेंगे, कैसे सिंचाई करनी पड़ेगी, कैसा तापमान होना चाहिए, ये सब कुछ वैज्ञानिक तरीकों पर निर्भर होता है। यानी एक बहुत बड़ा फार्म बनाया जाता है तथा फसलों की देखभाल वैज्ञानिक तौर पर की जाती है। अब बताइए, आपने इतना बड़ा फार्म लगाया, क्या श्रम आपको नहीं चाहिए? श्रम भी अधिक चाहिए होता है भाई। आप ये बताइए क्या पूंजी कैसी चाहिए? तो पूंजी भी बहुत अधिक चाहिए होती है। यानी जो आपकी वाणिज्य रोपण कृषि है, रोपण कृषि वह रूप है जिसमें चाय, कॉफी, अनानास, कोको, रबड़, केला जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों के उत्पादन के लिए एक बहुत बड़े विशाल फार्म को बनाया जाता है। उस विशाल फार्म में एक विशेष प्रकार की फसल को उगाया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उसकी देखभाल की जाती है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक पूंजी के साथ साथ अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये बड़े चालाक होते हैं रोपण कृषि वाले। ये क्या करते हैं, श्रम को, यानी ये फार्म ऐसी जगह बनाते हैं जहां श्रमिक आराम से मिल जाएं। जहां श्रमिक ज्यादा होंगे वहां श्रमिक कम लागत पर मिल जाते हैं। यानी जो आपकी रोपण कृषि है वो ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है जहां स्थानीय श्रमिक को प्रयोग किया जा सके, जो सस्ते श्रमिक मिल सकें। तो आपको ये रोपण कृषि क्लियर हो गया होगा कि रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि चाय, कॉफी, अनानास, कोको, रबड़, केला आदि की फसल का उत्पादन रोपण कृषि कहलाता है। इस फसल के लिए उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा विशाल फार्म बनाया जाता है। इन विशाल फार्मों की देखभाल जो की जाती है वो वैज्ञानिक तरीके से की जाती है तथा एक समय में केवल एक विशेष प्रकार की फसल को उगाया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यहाँ श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है तथा ये श्रमिकों को स्थानीय तौर पर कम लागत में प्रयोग करते हैं। यानी जो श्रमिक होते हैं वो कम लागत वाले होते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए करी कहां जाती है। देखिए जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों के द्वारा इसे की गई थी पश्चिमी अफ्रीका में। जो आपका पश्चिमी अफ्रीका पड़ेगा, पश्चिमी अफ्रीका में की गई। पश्चिमी अफ्रीका में उन्होंने कोक की और आपकी कॉफी की फसल ज्यादा उगाई वहां पर। यानी फ्रांसीसियों के द्वारा पश्चिम अफ्रीका में कॉफी की फसलों का ज्यादा उत्पादन किया गया। अगर आप आओगे ब्रिटेन वासी, यानी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन वासियों ने, आप देखिए भारत और श्रीलंका को अपना मुद्दा बनाया था। यानी भारत और श्रीलंका में ये आए और इन्होंने भारत और श्रीलंका दोनों में ही चाय की फसल अधिक करी। यानी इनके द्वारा चाय की फसल को ज्यादा उत्पादन दिया गया। और जो पूर्वी यूरोप वासी थे,
पश्चिमी यूरोपवासी, इन पश्चिमी यूरोपवासियों ने, जो आपके पश्चिमी यूरोपवासी हैं, इनके द्वारा ब्राजील के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया गया। जो आपका ब्राजील था उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया गया था, ब्राजील के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया गया था, और उस अधिकार किए हुए क्षेत्र पर इन्होंने कॉफी का उत्पादन अधिक किया। यानी पश्चिमी यूरोप वासियों के द्वारा ब्राजील के कुछ क्षेत्रों पर कॉफी का उत्पादन किया गया। इस क्षेत्र को जहां कॉफी उत्पादित की जाती है ब्राजील में, इसे फेजेंडा कहा जाता है। यह आपके पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेजेंडा किसे कहा जाता है। शायद आपको इनविजिबल होगा तो मैं आपको यहां बताता हूं। पश्चिमी यूरोप वासियों ने एक फसल की ब्राजील में, जिसे कॉफी के नाम से जाना जाता है, आज उस क्षेत्र को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि फेजेंडा क्या है, फेजेंडा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो फेजेंडा ब्राजील के कॉफी बागानों को कहा जाता है। यहां से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये दो बनते हैं कि ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत में कौन सी फसल का उत्पादन को महत्व दिया गया, तो आपकी जो थी वो चाय को अधिक महत्व दिया गया, और पश्चिमी यूरोप वासियों को ने ब्राजील के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, उन क्षेत्रों में कॉफी के उत्पादन को अधिक प्रबल बनाया और उस क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। यह आपकी रोपड़ कृषि है। आपको ये दो पॉइंट तो बहुत ज्यादा याद रखने हैं, और बाकी रोपड़ कृषि के आपके फसलों के नाम याद रखने हैं, और बाकी ये थोड़े पॉइंटों को आपको दिमाग में रखना है। आप इसी नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके रोक कर लिख लेना, बाकी ऐसा होता है वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर। मेरे रस के कमल ठीक है, आपको रोपड़ कृषि क्लियर हो गया होगा। मैं आपके अगली कृषि लेकर चलता हूं जिसे कहा जाता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है, यानी जो बहुत बड़े स्तर पर की जाती है वाणिज्यिक कृषि, या इसे कहा जाता है वाणिज्यिक अनाज कृषि भी कहा जाता है। इसे अनाज भी कह दोगे तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक अनाज कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो वाणिज्यिक कृषि है इसमें जो मुख्य फसल होती है वो गेहूं है, यानी वाणिज्यिक कृषि की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है, और लेकिन गेहूं के साथ अन्य फसलों को भी उत्पादन किया जाता है, जैसे जौ है, आपकी राई है, आपका बाजरा है, आपकी मक्का है, इन फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे प्रमुख फसल क्या है वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि की, वो आपकी गेहूं है। अब देखिए, इसमें सारी क्या वही विशेषताएं नहीं होंगी जो रोपड़ कृषि में है। जब ये बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा तो इसमें मशीनों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, यानी यहाँ सारे काम जो किए जाते हैं वो मशीनों के माध्यम से किए जाएंगे। जब मशीनों के माध्यम से सारे काम किए जाएंगे तो पूंजी की आवश्यकता कैसी होगी, यहाँ पूंजी बहुत अधिक लगेगी, यानी यहाँ पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होगी। देखिए, ये जो वाणिज्यिक कृषि है ये बहुत बड़े स्तर पर की जाएगी। जब बहुत बड़े स्तर पर की जाएगी तो यहाँ श्रम की भी आवश्यकता अधिक होती है। भले ही यहाँ मशीनों से काम होगा फिर भी श्रम की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन मशीनों को भी तो चलाने के लिए श्रमिक चाहिए, तो यानी श्रम की भी आवश्यकता अधिक होती है। तो इस प्रकार की होती है आपकी वाणिज्यिक कृषि। देखिए, यहाँ क्या होता है, आपको मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक प्रति इकाई उत्पादन, एक होता है आपका प्रति इकाई उत्पादन, और एक होता है प्रति व्यक्ति उत्पादन। एक मैंने आपको बताया था कल प्रति इकाई उत्पादन, और एक मैंने बताया आपको कल प्रति व्यक्ति उत्पादन। जो प्रति इकाई उत्पादन है इसका अर्थ है कि एक खेत का उत्पादन, यानी एक खेत पर कितना उत्पादन हो रहा है, और प्रति व्यक्ति इकाई का उत्पादन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का कितना उत्पादन हो रहा है। आपको यह समझना होगा, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को कितना उत्पादन मिल रहा है, और प्रति इकाई उत्पादन का अर्थ है कि एक खेत पर उत्पादन कितना हो रहा है। तो देखो, मैंने कल आपको बताया था गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि मैंने बताया एक खेत पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, यानी उस छोटी सी भूमि पर उत्पादन बहुत अधिक होगा लेकिन लोग भी बहुत अधिक होंगे। यानी जो गहन निर्वाह कृषि थी वहां प्रति इकाई उत्पादन तो बहुत अधिक था, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम हो गया। प्रति इकाई उत्पादन का एक खेत पर बहुत सारा उत्पादन हुआ, लेकिन लोग बहुत सारे लोगों में बट गया। जब बटने के बाद क्या बचा, हुलाला, तो कुछ बचा ही नहीं उनके पास। तो प्रति व्यक्ति इकाई जो है, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अधिक होता है गहन निर्वाह कृषि में, और प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है।
अब देखिए ये वाणिज्यिक अनाज कृषि है। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसमें जो प्रति इकाई उत्पादन होता है वो कम होता है, यानी जो प्रति इकाई उत्पादन होगा वो कम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है उसका लगभग 200 बीघा की भूमि है। अब 200 बीघा भूमि में उत्पादन कितना भी करो फिर भी थोड़ा बहुत खराब होता है, यानी प्रति इकाई उत्पादन तो कम होगा। लेकिन अब मान के चलिए 200 बीघा भूमि का अकेला मालिक शहंशाह, जो शहंशाह होगा इसका मतलब क्या, उसका प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होगा। यानी जो प्रति इकाई उत्पादन है वो तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये वाणिज्यिक कृषि का आपका पॉइंट याद रखना है। यानी यहाँ क्या है, प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होगा, एक व्यक्ति का मैंने बताया बहुत ज्यादा उसके पास भूमि, यानी उत्पादन बहुत अधिक होगा उसके पास, लेकिन प्रति इकाई उत्पादन, प्रति इकाई भूमि का उत्पादन कम होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहां से आपको याद रखना है मुख्य रूप से की कहां पर जाती है। देखिए ये की कहां पे जाती है, इसको मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। देखिए ये सबसे पहले की जाती है यूएसए। जो आपका यूएसए है वहां पर एक क्षेत्र है जिसके नाम से जाना जाता है प्रेयरी, ठीक। दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, जो आपकी दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में की जाती है, इसको नाम दिया जाता है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में। फिर आप आओगे, मैं आपको लेके चलता हूं यूरेशिया। देखो यूरेशिया कैसे बना है, यूरेशिया बना है यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर, यानी जहां यूरोप और एशिया का कुछ ज्वाइंट भाग है। अब मान के चले ये यूरोप ये एशिया, तो इसका कुछ भाग जो ये वाला ज्वाइंट भाग निकल कर आया इसे कहा जाता है यूरेशिया। तो ऐसा ही है, यूरेशिया में इसको कहा जाता है स्टेपीज, ठीक, आपको स्टेपीज कहा जाता है। फिर आप आओगे ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में से कहा जाता है डाउन्स, ठीक। आपका जो आपका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बगल में क्या है, न्यूजीलैंड। आपका जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में इसे कहा जाता है कैंटरबरी, कैंटरबरी, आपको कैंटरबरी कहा जाता है। आपको दोबारा लिखो, कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। देखो यूएसए मैं पे करके देखो, मैं इसकी ट्रिक का भी किसी दिन और बताऊंगा। आप इसको नॉर्मल आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे ही क्या बता दूं, सब बता ही देता हूं। देखो हम आते हैं एक, चलो एक और बता देता हूं। जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, यहां के भाग को कहते हैं सवाना, ठीक है। तो आपको यहां से ये याद रखना है सवाना देखो अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या फ्री, ये फ्री निकल रहा है। जब फ्री निकल रहा है तो यहां कह रहा है भैया जब फ्री है तो सवाना, अब फ्री टिकट ही नहीं है, यहाँ तो घूमने आओ, सारे आओ मौज मारने, तो यानी सवाना, यानी अफ्रीका फ्री है, सवाना। अब देखो यूएसए, यूएसए क्या है, पैसे वाला, जहां पैसा है वहां आपको पे करना पड़ेगा, यहीं से निकला प्रे, यानी आपको पे करना पड़ेगा, तो ये प्रे है, प्रेरीज, यानी यूएसए में पे करना पड़ेगा, प्रेरीज। अफ्रीका में क्या फ्री है, सवाना, सारे को बुला रहा है, अब यूएसए पे करना पड़ेगा आपको। अब यह कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। आप अगर क्रिकेट के थोड़े शौकीन होंगे तो जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, आपकी एक टीम भी है, वहां के बॉलर काफी शार्प होते हैं। शार्प का मतलब क्या, वहां सारी आप क्या नाम है, डेल स्टेन, डेल स्टेन के बारे में सुना होगा, यॉर्कर का बादशाह माना जाता है उसे, यानी वो तुरंत बॉल ऐसा फेंकता है कि बोल्ड, डायरेक्ट बंदा बोल्ड हो जाता है। तो इसलिए कहता है जहां अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर बंदे बोल्ड होते हैं, यानी बोल्ड से निकला आपका बेल्ट, यानी दक्षिण अफ्रीका में बोल्ड ज्यादा होते तो बेल्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया, इसको टेप लगा दिया, यानी ये जॉइंट क्षेत्र था, मैंने आपको बताया ऐसे करके, ये जॉइंट वाला क्षेत्र था, यानी हमने ये टेपिंग कर दी, यानी टेपिंग से बना आपका स्टेपीज, टेपिंग से बना आपका स्टेपीज। फिर ऑस्ट्रेलिया, देखो बॉल जो सबसे ज्यादा बाउंस कहां करती है, आपको अगर क्रिकेट के फिर से मैंने बताया हल्का सा शौक होगा तो आपको पता होगा, जो बाउंस मारती है बॉल सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया मारती है। देखा इंडिया टीम जाती है, कभी यहां से सर फाड़ देते हैं, कभी वहां से सर फाड़ देते हैं, बहुत ज्यादा बॉल बाउंस मारती है वहां, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है डाउन्स, यानी जहां बाउंस हो रहा, बाउंस यानी डाउन्स आपको लगाना। और न्यूजीलैंड का आपको ऐसे याद रखना पड़ता, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। आई होप समझ गए होगे, बस छोटी सी ट्रिक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना 2-3 बार सुनोगे याद रह जाएगी। आपको 2-3 बार अभी सुन लेनी है, वीडियो देखते हुए ना 2-3 बार आप इसे रिवाइज करिएगा, अपने मन ही मन में बोलिएगा, आपको याद हो जाएंगे। बहुत आसान है यार, इतना कुछ नहीं, आपको यही है जो आपकी वाणिज्य अनाज कृषि है, इतनी थी। बाकी सॉरी मैंने मिटा दिया, अब वीडियो पीछे से रोककर लिख लेना है इसका, ठीक। को 2 खेती मैंने करा दी ये वाले,
ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब हम अगली करवाते हैं मिश्रित कृषि। जो तीसरी मैं करा रहा हूं आपको आज, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, देखिए मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि में दो प्रकार की खेती की जाती है। एक तो हमारी कृषि है यानी फसलों का उत्पादन, और दूसरा क्या है हमारा पशुपालन। यानी मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। अब देखिए जो मिश्रित कृषि है ये भारत जो विश्व है, विश्व के बहुत ज्यादा विकसित हिस्सों में की जाती है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए विश्व के विकसित हिस्से कौन से हैं? कौन से हैं आप सोचो। एक तो आपका यूएसए का क्षेत्र हो गया, बहुत ज्यादा विकसित है। एक इधर आप देखो ब्रिटेन के साइड का, इसे कहते हैं उत्तर में पड़ता है। एक तो ये पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वो भी बहुत ज्यादा आपका डेवलप एरिया है। यानी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, आयरलैंड है, काफी अच्छे देश हैं, यानी काफी अच्छा विकास है यहाँ ग्रीनलैंड की साइड, तो ये भी विकसित है। तीसरा आप ये देखिए यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया का जो ऊपरी भाग है ये भी बहुत ज्यादा विकसित है। तो यानी ये कुछ यूरेशिया के भाग में की जाती है। यानी जो आपकी मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। इसमें क्या है, ये विश्व के कुछ विकसित हिस्सों में है, जैसे यूएसए, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया, इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब होता क्या, इसमें मुख्य रूप से कृषि किसकी की जाती है? गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि की खेती की जाती है। यानी राइटिंग आज गंदी आ रही है। देखो गेहूं की आप समझ गए होंगे, गेहूं, जौ, बाजरा आदि की खेती की जाती है यहाँ पर मिश्रित कृषि में। ये मुख्य फसल है, जौ, राई, बाजरा, चारे, और इसमें जो मुख्य फसल एक बचती है आपकी चारे की फसल। जो चारे की फसल है ये पशुपालन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इस प्रकार की है। ठीक है, अब ये जो की जाती है, अब आप देखिए इसमें कृषि भी कर रहा है व्यक्ति, साथ में पशुपालन भी कर रहा है। तो अब ये बताइए पूंजी कैसी चाहिए? भैया पूंजी बहुत अधिक चाहिए होगी, दोनों एक साथ काम कर रहा है तो पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। श्रम बताइए, श्रम कैसा लगेगा? जब दो काम एक साथ करें तो श्रम तो अधिक चाहिए ही, यानी श्रम की भी आवश्यकता अधिक होती है। अब ये बताइए होगी किधर, यानी ये कैसे केंद्र में होगी? ये गांव के आसपास की जाएगी या शहरों के आसपास की जाएगी? तो इसको हम शहरों के आसपास करते हैं, ताकि शहरों के आसपास करेंगे। जो पशुपालन निकला, आपका दूध निकला, तो इस दूध को तुरंत शहरों में भेज देंगे, वरना दूध भैया आपको पता है एक तो दिन में खराब हो जाता है। आज तो खैर प्रतिशत आ गए हैं और पाश्चुरीकरण आपका चल गया, इसलिए दूध को लंबे समय तक रखा जा सकता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा था नहीं, तो दूध एक दो दिन में खत्म हो जाता था, खराब हो जाता था। इस वजह से ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती थी। आपको ये क्लियर हो गया। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें कृषि और पशुपालन एक साथ किए जाते हैं। ये विश्व के कुछ विकसित हिस्सों में पाई जाती है, जैसे यूएसए, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें गेहूं, जौ, बाजरा और चारे की फसल मुख्यतः है। इसमें पशुपालन के लिए चारे की फसल का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, तथा ये शहरों के केंद्रों के निकट करी जाती है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए अगला हम कर रहे हैं डेयरी कृषि। आपका चौथा मैं करा रहा हूं डेयरी कृषि। अब इससे तो समझ ही रहे होगे डेयरी कृषि क्या है। देखिए डेयरी कृषि, इसका मतलब कृषि में सोच लेना यहाँ फसल उत्पादन होगा। डेयरी कृषि में क्या होता है, हम दुधारू पशुओं को पालते हैं। दुधारू पशु, यानी डेयरी कृषि के अंतर्गत दुधारू पशुओं को पाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यानी डेयरी कृषि क्या है, दुधारू पशुओं को पाला जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में क्या है, एक साथ में वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रख लेते थे। ये जो डेयरी कृषि है इसमें एक समय में एक प्रकार की मुख्य प्रजाति को पाला जाता है। यानी उसमें एक समय में केवल एक प्रकार की मुख्य प्रजाति को पाला जाएगा और उसकी, अब देखिए इसमें जो जानवर होगा उसका प्रजनन है, उसका चिकित्सा है, ये सारे काम वैज्ञानिक पद्धति से की जाती हैं। यानी ये जो सारे काम किए जाएंगे ये वैज्ञानिक पद्धतियों से किए जाते हैं। प्रजनन, चिकित्सा, उनकी देखरेख सब कुछ वैज्ञानिक पद्धति से की जाएंगी। अब आप ये बताइए इसमें पूंजी की आवश्यकता कैसी होगी?
सोचिए, यानी जब ये डेयरी कृषि है, पशुओं को पालेंगे, पशुओं को पालने में वैज्ञानिक देखरेख करनी पड़ेगी, एक बार में एक प्रकार के पशुओं को पाल रहे हैं तो यानी पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी, इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। चौथा श्रम, श्रम कैसा लगेगा? अब बताइए भैया श्रम कैसा लगेगा? अब ये देखिए कृषि में तो कम से कम फसल बो के 2-4 दिन का रेस्ट मिल जाता है जब तक पकने तक। ऐसा है क्या पशुओं के साथ? उन्हें तो रोज चारा चाहिए, दूध दे या ना दे, चारा चाहिए। यानी श्रम इसमें 12 महीने चाहिए होता है, यानी गहन श्रम की आवश्यकता होती है। ये विश्व के कुछ वही आपके द्वारा आपको याद रखना है। ये एक तो नगरों के पास की जाएगी क्योंकि दूध के डेयरी उत्पाद खराब होने का कारण रहता है, लेकिन आजकल दूर भी की जाती है। किसके कारण से? आजकल जो प्रशीतक आजकल प्रशीतक आने के कारण, प्रशीतक होते हैं जो ठंडापन रखता है दूध को, यानी जैसे आइसक्रीम चलता है ना, आपको आइसक्रीम का एक मान के चलिए फ्रिज टाइप का होता है, उसे प्रशीतक कहा जाता है उसका। और एक चल गया हमारा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? हम दूध को क्या करते हैं, पहले 40 डिग्री तक गर्म करते हैं दूध को, 40 डिग्री तक गर्म करते गए और 6 सेकंड में उसे एकदम ठंडा कर दिया जाता है। जब एकदम ठंडा हो जाता है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे 6 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 ठंडा एकदम। जब ठंडा हो गया तो इसके अंदर जितने लैक्टोबैसिलियस होते हैं आपके वो सारे खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण वो दूध जल्दी खराब नहीं होता। तो ये आपकी डेयरी कृषि के बारे में है, आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा भाई। ये भी विश्व के विकसित हिस्सों में ही की जाती है, मैंने आपको विकसित हिस्से बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब हम अगला देख रहे हैं आपकी नंबर 5, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, देखिए जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये कुछ गर्म प्रदेशों में की जाती है। यानी जो भूमध्य सागरीय कृषि आपके गर्म क्षेत्र, जो आपके अफ्रीका का साइड का एरिया ना, यहाँ पर ये की जाती है, अफ्रीका का। अब यहाँ से मान के चलिए अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप का आप ये मान के चलिए जो ये वाला रीजन है, जो आपको ये वाला रीजन बता रहा हूँ, इस वाले रीजन में की जाती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि। जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये भूमध्य सागरीय रेखाओं में की जाती है, ये गर्म प्रदेशों में की जाती है। और तथा यहाँ जो मुख्य फसल होती है वो अंगूर, जैतून और मुनक्का तो सुना ही होगा, मुनक्का, इनकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है इसके अंतर्गत। गर्म प्रदेशों में की जाती है और इनकी खेती, और इनसे ही बेहतर किस्म की अब अंगूर का तो पता ही होगा, अंगूर का सबसे ज्यादा क्या प्रयोग होता है? बेहतर किस्म की शराब बनाई जाती है। यानी जो बेहतर किस्म की शराब जो मिलती है वो भूमध्य सागरीय कृषि के से मिलती है। या शराब ना लिखकर आप इसे लिखना मदिरा जो है, बेहतर किस्म की जो मदिरा बनाई जाती है वो भूमध्य सागरीय कृषि से बनाई जाती है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ जो प्रमुख रूप से खेती की जाती है अंगूर, जैतून और मुनक्का की जाती है, या बेहतर किस्म की शराब का प्रयोग किया जाता है। आपसे पेपर में पूछेगा बेहतर किस्म की शराब या मदिरा बनाने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। आपसे पूछेगा खट्टे फल, यानी आप याद रखें अगर कभी भी खट्टे फल आया, खट्टे फल की हमेशा की जाती है खेती भूमध्य सागरीय कृषि में, गर्म प्रदेशों में। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा ये चीजें, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ गर्म, अभी तो मैंने बताया गर्म प्रदेशों में, कभी कभी अगर जब यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है, कभी अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई, ठंड बहुत ज्यादा पड़ने के कारण ये क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, फिर ये यानी फसलों का उत्पादन करने लगते हैं। और फसलों के उत्पादन में क्या होता है, जब शीतकाल होता है तो अमेरिका में मांग होती है फलों और सब्जियों की, तो अमेरिका के फल और सब्जियों की पूरी मांग को यही क्षेत्र पूरा करता है। फिर आखिर हम जितना भी है, यानी जब ठंड ज्यादा पड़ेगी तो ये फसलों के उत्पादन में आ जाते हैं। और अमेरिका में ऐसे टाइम में फसलों की मांग जो पूरा करते हैं ये भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र करते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर। आपकी मैं छठी कृषि करा रहा हूँ। एक तो कहा जाता है इसे ट्रक कृषि, देखो इसे कहा जाता है ट्रक, अरे कृषि में गलत लिख गया, ट्रक कृषि, या दूसरा नाम है
बाजार के लिए फल सब्जी कृषि, ठीक है। बाजार के लिए फल सब्जी कृषि भी कहा जाता है, या क्या लेते हैं बाजार के लिए फल सब्जी उद्यान, कृषि के साथ साथ इसे उद्यान भी कहा जाता है, यानी ट्रक कृषि भी कहा जाता है इसे, बाजार के लिए फल सब्जी कृषि उद्यान भी कहा जाता है। आपको ये चीज, ये बस इससे इतना फर्क पड़ता नहीं, आप इसके नामों को ध्यान रखिए, बाजार के लिए फल सब्जी कृषि या उद्यान, या इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से नगदी फसलों को उगाया जाता है। जो यहाँ फसलें उत्पादन की जाएंगी वो होंगी आपकी नगदी फसलें, नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब नगदी फसलें होती क्या है, जैसे भाई नगदी फसलें क्या है, गेहूं नगदी फसल नहीं है, ये तो बहुत लंबे टाइम की प्रक्रिया होती है। जैसे सब्जियां, ये सब्जी सारी नगदी फसलें होती हैं, सब्जी तुरंत चाहिए तुरंत पैसा देना पड़ेगा। सब्जी हो गया आपका, फल हो गया, फल के साथ आपके फूल हो गए, ये सारी नगदी फसलें होती हैं, यानी फल सब्जी फूल ये सारी नगदी फसलें होती हैं। ये इसका ही ट्रक कृषि का यानी बाजार कृषि के लिए उत्पादन किया जाता है। ट्रक कृषि मिटा दो, इसका नाम अभी क्लियर हो जाएगा। बाजार के लिए जो फल सब्जी उद्यान है, इसके में जो नगदी फसलों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। यहां पर जो देखिए आपका जो नीदरलैंड में एक विशेष प्रकार का फूल उगाया जाता है जिसका नाम है ट्यूलिप। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट फूल है ट्यूलिप, एक प्रकार का फूल, पेपर में आपसे 100% पूछेगा। ये एक प्रकार का फूल जो आपका ट्यूलिप है वो एक प्रकार का फूल है, और पूरे यूरोप में, पूरा आपका जो संपूर्ण यूरोप है इसकी मांग करता है, यानी पूरे यूरोप में एक फूल की मांग की जाती है जो नीदरलैंड में उत्पादन किया जाता है, जिसे ट्यूलिप कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नहीं, बाजार के लिए फल सब्जी उद्यान जो है इसमें मुख्य फसलें नगदी फसलें होती हैं, सब्जी फल फूल की। इसमें जो नीदरलैंड है इसमें एक विशेष प्रकार का फूल उत्पादन किया जाता है जिसका नाम ट्यूलिप है, और इस ट्यूलिप की पूरे यूरोप में मांग बहुत ज्यादा है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। इसे नोट कर लेना, बाकी हम वीडियो रोककर देखिए। मैंने आपको अभी लिखा था ट्रक कृषि। देखिए जिन क्षेत्रों में केवल कृषि की जाती है, मैंने अब कृषि का मतलब जिन शहरों में, जिन क्षेत्रों में केवल कृषि की जाएगी, फल का उत्पादन नहीं किया जाएगा, ठीक, फल नहीं उगाया जाएगा और फूल नहीं उगाए जाएंगे, वहां केवल सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा, वहां उस क्षेत्र को कहते हैं ट्रक कृषि। यानी जहां केवल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उसे ट्रक कृषि कहते हैं। पहला तो ये। दूसरा रीजन ये है कि जहां उत्पादन किया जाता है और मंडी से लेकर यानी शहर से लेकर का, यानी ट्रक कृषि क्यों कहा गया, देखो जहां फसल का उत्पादन किया गया, मैंने माना ए क्षेत्र है उत्पादन किया गया, यह बी क्षेत्र है जहां बेचना है, तो ये ए क्षेत्र से दिन में एक ट्रक चला, सॉरी रात में मेरे ट्रक बन गया, ट्रक चला और ट्रक चलते चलते यहां पर पहुंच गया, यानी इसे ट्रक को चलने में लगा पूरी रात लगने के कारण इसे कहा जाता है ट्रक कृषि। यानी जो फसल के जो ट्रक है वो उत्पादन क्षेत्र से शहर तक जाने में एक रात का समय लेता है, इसलिए इसको ट्रक कृषि भी कहा जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी ट्रक कृषि क्या है, ठीक है। बता दो इसे। देखिए एक होती है आपकी कारखाना कृषि, बहुत छोटा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कारखाना कृषि, ये कारखाना कृषि होती क्या है, देखिए कारखाना जो कृषि है इसके अंतर में इसके अंदर केवल और केवल पशुओं को पाला जाता है, केवल पशुओं को पाला जाता है। और पशुओं को पाला कैसे जाता है, एक विशेष प्रकार का फार्म बना दिया, फार्म बनाकर उसमें पशुओं को पाला जाता है, और इसकी जो पशुओं की जो मांग होती है वो कृषि से पूरी की जाती है। यानी जो पशु चारक होते हैं वो स्थानीय रूप से फसलों का उत्पादन करते हैं और उस फसल को ये खिलाते हैं, इसको कहा जाता है कारखाना कृषि। आपको बस इतना याद रखना कारखाना कृषि किससे संबंधित है, बस, ज्यादा आपको इसमें और कुछ याद रखना नहीं है। अरे लिख लेना इसे, हल्का सा पीछे करके वीडियो को इसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आपका अगला है आपका सहकारी कृषि। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहकारी कृषि। कहता है सहकारी कृषि होती क्या है। देखिए सहकारी कृषि क्या है, जब किसान जो हैं, किसान क्या करेंगे, किसानों ने क्या करा भाई, 5-6 किसान थे,
इन किसानों ने कहा भैया देख, तेरी फसल भी नष्ट हो जाती है, मेरी फसल भी नष्ट हो जाती है, तुझे भी पैसों की जरूरत रहती है, मुझे भी पैसों की जरूरत रहती है, हम आपस में ऐसा करते हैं, अपनी खेतों को मिला लेते हैं। इन्होंने क्या करा, अपने इनका पहले खेत, ये मैंने माना ये 4 टुकड़ों में था, ये 4 व्यक्ति थे, चारों का खेत अलग अलग था। ये इन्होंने क्या करा, भैया सुन, बात ऐसी है, तुझे धन की जब जरूरत होती है मेरे पे धन नहीं होता, जब मेरे पे धन होता तेरे पे भी धन नहीं होता, अब कभी जब हम दोनों पे धन नहीं है तो तीसरे पे तो धन हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, आपस में बहुत सारे किसानों ने मिलकर एक संस्था बना ली, यानी इन्होंने मिलकर, बहुत सारे लोगों ने मिलाकर एक संस्था बना ली, और संस्था बनाकर अपने सारे खेत जो चारों के अलग अलग हैं इनको कर लिया एक, यानी इन्होंने चारों खेतों को मिलाकर कर लिया एक, यानी व्यक्तिगत, यानी अब इनके अपने अपने फार्म खत्म हो गए, यानी सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म यानी पर्सनल व्यक्तिगत फार्म नहीं होते, व्यक्तिगत फार्म को खत्म कर दिया, संस्था बना ली। अब संस्था बनाकर ये सामूहिक रूप से खेती करते हैं, इसको ही कहा जाता है सहकारी खेती। आपको क्लियर हो गया होगा कि सहकारी कृषि क्या है, जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर आपस में एक संस्था बना लेते हैं तथा आपस में मिलकर एक खेती करते हैं, उस खेती को सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म नहीं होते। अब जो संस्था है यही कीमत निर्धारण करवाती है कि हमें अपनी फसल की कीमत क्या रखनी चाहिए, ये लागत में भी सहायता करती है, यानी बहुत सारे किसान हैं, किसी से 100 रुपए लिए, किसी से 50 रुपए लिए, सबसे मिला के लागत बना ली, यानी सारे काम ये मिलजुल कर बांटते रहते हैं। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है सहकारी कृषि। ये कुछ विशेष भाग थे, जैसे नीदरलैंड है, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि में की जाती थी, यानी नीदरलैंड, डेनमार्क आदि में ये फसल की जाती थी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए अगली जो है आपकी, यह है सामूहिक कृषि। अभी तक आपने पढ़ा सहकारी कृषि, वहां किसान अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन जो सामूहिक कृषि है, यहां जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी खेत होते हैं, उन पर राज्य का नियंत्रण होता है। यहां राज्य का नियंत्रण होता है, यहां भी व्यक्तिगत फार्म नहीं होते, यानी अपना किसी का खेत नहीं है, यानी व्यक्तिगत फार्म नहीं है, व्यक्तिगत फार्म सामूहिक में भी नहीं है, लेकिन वहां संस्था बना ली गई है। यहां सब कुछ जो अधिकार है वो राज्य का है। प्राचीन काल में ये जो खेती होती थी ये सोवियत संघ में होती थी, यानी जो इस खेती थी सोवियत संघ में होती थी, और इस खेती को वहां कहा जाता था कोल खहोज, इसे कोल खहोज के नाम से जाना जाता था। बस आपको इतना सा याद रखना, सामूहिक कृषि जो थी ये सोवियत संघ में की जाती थी, सोवियत संघ में से कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। यहाँ व्यक्तिगत फार्म होते नहीं है, यहाँ सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होता है। आपको अगला देखना खनन, ठीक है। खनन क्या है? खनन का अर्थ है भूमि को खोदकर उसके अंदर से खनिज निकालना। हमारी भूमि में आपको पता बहुत सारे अपार खनिज भरे पड़े हैं, उन खनिजों को भूमि से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। जो भूमि में है हमारे खनन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले हमारा रहा पाषाण युग, जब हम केवल पत्थरों का प्रयोग किए जाते थे, लेकिन जब हमें खनिजों का प्रयोग पता चल गया, जब हमें सबसे पहले मिला तांबा, तो इससे कहा जाता था तांबा, और जस्ता ज्यादा मिला था इस समय पे, तो इस समय को कहा जाता कांस्य युगीन सभ्यता। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कांस्य युगीन सभ्यता। जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये होती थी उस समय। फिर जब तांबे का प्रयोग पता चल गया तो हमें मिला फिर लोहा, इसे कहा जाता लोहो युग। लोहा मिलना स्टार्ट हो गया। लोहे मिलने के बाद हमें सबसे पता चला इस्पात का। आजकल जितना भी आप यूज करते हो ना, जो लोहा है आपका, ये लोहा नहीं होता प्योर लोहा। आप देखिए जल्दी जंग नहीं आती प्योर लोहे में, वो एकदम चमकता रहता है, लेकिन जो आपका इस्पात लगा लोहा आता है ये जल्दी जंग आ जाती है। आज हम जी रहे हैं इस्पात युग में। तो ये सारे खनिज हैं, और इन खनिजों को कहाँ मिलते हैं? जमीन के भूमि के अंदर मिलते थे। यानी मैंने आपको माना ये भूमि का टुकड़ा है, इसके अंदर जमीन के अंदर मिलते थे। तो खनिज जो निकालने की प्रक्रिया थी दो प्रकार की, एक तो थी हमारी विवृत खनिज निकालने की प्रक्रिया, एक थी कूप की या भूमिगत खनन। देखिए मैंने माना एक ये भूमि का क्षेत्र, एक ये भूमि का क्षेत्र है। जो विवृत खनिज में क्या है, मैंने माना ये भूमि की मैंने माना ये भूमि पे परतें हैं, ये परतें लगा रखी हैं, यानी भूमि की ऐसे मानी परतें, और खनिज कुछ यहाँ पर हैं, ये खनिज भरे पड़े हैं ये टोटल। तो क्या करा जाएगा, इसमें पहले तो इस परत को खोदा जाएगा, यानी इस फावड़ा लिया, फावड़े से
ये खोदते चले गए, फिर इसको खोदा, फिर इसको खोदा, अंत में जाकर यहाँ से खनिज निकाल लिए। लेकिन जो भूमिगत कूप के खनन में क्या होता है, हमें एक प्रकार की ऐसी रोड डालनी पड़ती है, यानी हमें पूरा खोदने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर अगर खनिज है हमें पता लग गया तो हम क्या करेंगे, कूप डालेंगे ऐसी, और इसमें कुछ इस प्रकार की होती है, बार बार जमीन में जाएगी, ऊपर खनिज निकालेगी, बार बार जमीन में जाएगी, खनिज निकालेगी, खनिज निकालेगी। इस प्रकार आपके खनिजों को निकालने की दो विधि हैं, एक विवृत खनिज विधि और दूसरे भूमिगत या कूप की खनिज विधि। इसके माध्यम से ये निकाल लिया जाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, आपका प्राथमिक क्रियाएं। धन्यवाद। मेरे